हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था दैट वाज रेजोनेंस। रेजोनेंस में हमने ये देखा था कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होते हैं, साथ में हम बॉन्ड ऑर्डर को कैसे फाइंड करेंगे। साथ में ये भी बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो हमको दिखाई कैसे देता है और एक्चुअल में क्या होता है। जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उन रेजोनेंस स्ट्रक्चर का जो जॉइंट फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कुछ कंडीशंस होते हैं। हमको ये देखना पड़ेगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर को लिखने के टाइम पे कंडीशंस कौन से होते हैं। कंडीशंस टू राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आरएस का मतलब होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर के टाइम पे हमको कौन से कंडीशन को देखना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन, पोजीशन ऑफ एटम्स विल बी सेम। पोजीशंस ऑफ एटम्स विल बी सेम। तो एटम्स का पोजीशन सेम होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम। तो जितने एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में होना चाहिए। उन सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का एनर्जी जो रहेगा तो सेम एनर्जी। If energy will be same, then stability will be same. Same energy, stability will be same. ठीक है, और लास्ट पॉइंट, like charges not be ऑन एडजेसेंट एटम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कंडीशंस है जिस कंडीशन के हिसाब से हम ये देखेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, पहली बात, पोजीशन ऑफ ऑल एटम्स विल बी सेम। मतलब सभी एटम्स का पोजीशन जो रहेगा वो नियर अबाउट सेम रहेगा। कैसे? सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH अटैच टू CH2, दिस विल बी प्लस चार्ज। फर्स्ट कंडीशन, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? यस, इट विल शो रेजोनेंस। इफ ये रेजोनेंस शो करेगा सो हाउ मेनी विल बी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल? सो नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर 2 पॉसिबल। दिस इज स्ट्रक्चर 1। अब क्या होगा, दिस इज डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, दिस विल बी सिग्मा बॉन्ड, दिस विल बी पाई बॉन्ड, दिस विल बी सिग्मा बॉन्ड। नाउ दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, so this positive charge will shift here like this one। इसका मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा। so this is resonance structure 1, this is resonance structure 1। अब ये जो पहला वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इससे दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? that will be CH2 single bond CH double bond CH2, this will be positive charge। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे रहेगा सिग्मा, दिस विल बी सिग्मा एंड दिस विल बी पाई। दिस इज ए एटम, दिस इज बी एटम, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। देख लो, पोजीशंस में कोई चेंज नहीं किया, एटम्स का पोजीशन हमने चेंज नहीं किया। हमने क्या किया, बस पाई बॉन्ड को चेंज किया। हमने क्या किया, बस पाई बॉन्ड को चेंज किया। ठीक है, शिफ्टिंग क्यों करता है? क्योंकि शिफ्टिंग इसलिए करता है टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। शिफ्टिंग होने का रीजन है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। एक कंडीशन और आती है, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब जो जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर में रहेगा उतना स्टेबिलिटी जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। मतलब ये जितने ज्यादा रूप चेंज करेगा, ये जितने ज्यादा स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, ये जितने ज्यादा स्ट्रक्चर को बनाएगा उतना ही इसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। सो दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 एंड दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2। अब मैंने आपको पूछा यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है?
यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। और ये जो पाई बॉन्ड है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शिफ्ट हो रहा है, ये पाई बॉन्ड कितने एटम्स के बीच में शिफ्ट हो रहा है, तो वो 3 कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहा है। कौन से कार्बन ए, कार्बन बी और कार्बन सी। रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 में पाई बॉन्ड जो है वो कार्बन ए और कार्बन बी के बीच में है, वही ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 में ये कार्बन बी और कार्बन सी के बीच में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड का पोजीशन फिक्स नहीं है, ये पाई बॉन्ड जो है वो 3 कार्बन के बीच में घूम रहा है। तो जब दोनों स्ट्रक्चर का कंबाइंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये रहेगा CH2 अटैच टू CH अटैच टू CH2। पाई बॉन्ड कितने कार्बन के बीच में घूम रहा है, पाई बॉन्ड 3 कार्बन के बीच में घूम रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे। और जब ये पाई बॉन्ड घूम रहा है, पाई बॉन्ड के साथ साथ और कौन घूम रहा है, जब पाई बॉन्ड यहाँ से मूव होता है उसके साथ साथ ये पॉजिटिव चार्ज भी अपना पोजीशन चेंज करता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज C कार्बन के ऊपर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज A कार्बन के ऊपर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस वन। ठीक है, अब आप दोनों में देखोगे, आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखो या रेजोनेंस हाइब्रिड में देखो, नंबर ऑफ एटम्स, जो एटम्स का पोजीशन है वो सेम है। यहाँ पे भी A कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी A कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसमें B कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, B कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, C कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी C कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, डॉटेड लाइन का मतलब होता है ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो रहा है। डॉटेड लाइन का मतलब होता है ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, उतने ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है। सेम एनर्जी एंड सेम स्टेबिलिटी। इस एरो का मतलब होता है बोथ आर आइडेंटिकल, और जब दोनों आइडेंटिकल रहेंगे तो दोनों का एनर्जी जो रहेगा वो सेम रहेगा, दोनों का एनर्जी जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, लाइक चार्जेस नॉट बी ऑन एडजेसेंट कार्बन। इसका मतलब होता है इफ हम कभी ऐसा होता है ये कार्बन कार्बन की चेन लिखते हैं सपोज इस प्रकार से, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल सबको ज्यादा पढ़ने होते हैं और इसीलिए मैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल लेता हूँ। इफ कभी ऐसा है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बाजू वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। इफ कभी ऐसा होता है एडजेसेंट एटम्स के ऊपर सेम चार्ज आता है तो इसके वजह से क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन होता है। सेम चार्जेस ऑलवेज रिपल्स ईच अदर, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इफ एडजेसेंट एटम के ऊपर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, इफ एडजेसेंट पोजीशन पे सेम चार्ज है, सेम चार्ज, so that will be unstable, that will be unstable, मतलब वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। इफ कभी ऐसा होता है एडजेसेंट कार्बन पे अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज होता है, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो इफ एडजेसेंट एटम पे सेम चार्ज होता है सो देयर विल बी रिपल्शन। एडजेसेंट एटम पे सेम चार्ज होता है तो वो दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। इफ हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज में 0 इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है। दिस एक्ट एज अ डोनर, दिस एक्ट एज अ एक्सेप्टर। क्योंकि जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव जो रहेगा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इफ ऐसा होता है +1 -1 ये 1 बॉन्ड बनाएंगे, इफ +2 है और -2 है तो ये 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसे ये बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन पे पॉजिटिव है, दूसरे पे नेगेटिव है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इफ ऐसा कंडीशन आता है दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। Why? Because both having same charge और सेम चार्ज के बीच में हमेशा रिपल्शन होता है। ठीक है, इफ मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिस विल बी पॉजिटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे भी पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे, एक और बॉन्ड बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये पॉसिबल हो सकता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि एडजेसेंट एटम पे हमेशा अपोजिट चार्ज होंगे तो ही वो पॉसिबल है, सेम चार्जेस पॉसिबल नहीं है। और जितने नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज्यादा रहेंगे उतना ही उसका स्टेबिलिटी रहेगा। इसका काम यहाँ पे नहीं आएगा, इसका काम ऑर्गेनिक में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे अब ज्यादा नहीं बताता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसको मैं यही बोलूंगा कि ये जो रहेगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिक में ज्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये स्ट्रक्चर देख लिया। इफ सेकंड स्ट्रक्चर, सपोज आई एम राइटिंग CH2 डबल बॉन्ड CH attached to CH negative, sorry, attached to CH2 attached to CH3, क्या ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा? क्या लगता है ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कंडीशंस क्या है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एटम से कुछ भी नहीं है, ना अनपेयर्ड है ना लोन पेयर है, कुछ नहीं होना चाहिए। सो मेरे हिसाब से ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो देखो, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, डबल बॉन्ड शुरू नहीं हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एटम से डबल बॉन्ड शुरू होना चाहिए तब रेजोनेंस शो करेगा। कंडीशन क्या बताया था मैंने, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एटम से डबल बॉन्ड शुरू होना चाहिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एटम पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो आप डबल बॉन्ड को देख के ये बोल रहे हो कि दिस विल शो द रेजोनेंस, तो ये 100% गलत है। अब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल के -1 किया, क्या अब ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर शो करेगा रेजोनेंस? अब ये क्या रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस की? यस, अब ये रेजोनेंस का शो करेगा। अब क्या होगा, हम यहाँ पे कार्बन को बोलते हैं दिस इज ए कार्बन, दिस इज बी कार्बन, दिस इज सी कार्बन, दिस इज डी कार्बन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब क्या किया हमने, यहाँ पे ये रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट हियर। ओके, हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस वन। So next structure will be CH2 single bond CH double bond CH attached to CH3 and here will be negative charge. Here will be negative charge. Okay. अब this is A carbon, this is B carbon, this is C carbon and this is D carbon. क्या हुआ? Both molecules are same, just position of pi bond is different. पहले क्या था, ए कार्बन और बी कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था, अब क्या है, बी कार्बन और सी कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। सेकंड चेंज क्या है, पहले जो नेगेटिव चार्ज था वो सी कार्बन पे था, अभी जो नेगेटिव चार्ज है वो ए कार्बन पे है। सो नंबर ऑफ एटम्स आर सेम, तो जितने एटम्स यहाँ पे थे उतने ही एटम्स यहाँ पे है, एटम्स को चेंज नहीं किया। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, सो नंबर ऑफ कार्बन आर 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, 1 5 6 7, तो H7, बोरॉन चार्ज -1। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन आर 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर 7 एंड चार्ज इज -1। सो दोनों के पास नंबर ऑफ एटम सेम है, तो नंबर ऑफ एटम्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया है।
So this structure is called as resonance structure 1 and this structure is called as resonance structure 2. So how many structures are possible? 2 structure. Okay, how many carbon are here in this molecule? How many carbon are there? So total number of carbons are 4. Out of 4 carbon, कितने कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है? कितने कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है? तो हम यहां पे देखेंगे तो 4 कार्बन में से कितने कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है? तो पाई बॉन्ड जो है वो ए कार्बन, बी कार्बन और सी कार्बन के बीच में है, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर में ए और बी के बीच में पाई बॉन्ड है, सेकंड स्ट्रक्चर में बी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब जो पाई बॉन्ड रहेगा वो 3 एटम के बीच में है। इफ पाई बॉन्ड विल बी इन बिटवीन द 3 एटम्स, पाई बॉन्ड 3 एटम्स के बीच में रहेगा, इसका मतलब ये डॉटेड लाइन जो रहेगा वो कितने कार्बन के बीच में ड्रॉ करना पड़ेगा? क्या लगता है? चारों कार्बन के बीच में डॉटेड लाइन शो करेंगे या ओनली 3 कार्बन के बीच में या ओनली 2 कार्बन के बीच में? क्या लगता है? तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन रहेगी इसका मतलब जो रेजोनेंस हाइब्रिड रहेगा, इसका मतलब जो रेजोनेंस हाइब्रिड रहेगा इसमें ओनली 3 कार्बन के बीच में रहेगा। सो दिस इज CH2 अटैच्ड टू CH अटैच्ड टू CH अटैच्ड टू CH3। ABC दिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज A कार्बन, B कार्बन, C कार्बन एंड D कार्बन, लाइक दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे डॉटेड लाइन जो रहेगा वो A कार्बन से C कार्बन तक रहेगा। जब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है उसके साथ और कौन शिफ्ट हो रहा है? पाई बॉन्ड के साथ साथ और कौन शिफ्ट हो रहा है? कौन शिफ्ट हो रहा है? पाई बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे उसको भी शो करेंगे जो 3 एटम के बीच में शिफ्ट हो रहा है। क्लियर? दैट इज ओके। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, 10 सेकंड्स आपके पास है। क्लियर? ओके, तो ये है कुछ बातें जो रेजोनेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ जो रहेगा वो क्या करेगा, रेजोनेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? अब एक क्वेश्चन लास्ट में आया था कि सपोज हम O3 का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ O3 ऐसे। तो रियल में हमको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? हमको ये स्ट्रक्चर मिलेगा या हमको ये मिलेगा? O अटैच टू O अटैच टू O, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज नॉर्मल structure of O3 and this is resonance hybrid of O3. So this is resonance hybrid and this is normal structure. तो ये जो रेजोनेंस का जो कंसेप्ट है ना, ये प्रॉपर्टीज बताता है। तो प्रॉपर्टीज के लिए ये कंसेप्ट सही है, मतलब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है ये बताने का काम रेजोनेंस करता है और वो सही है। लेकिन रियल में जब ड्रॉ करते हैं तब हम ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब ये रेजोनेंस वाला जो कंसेप्ट है ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। अभी तक ऐसा हमको एग्जिस्टेंस नहीं मिला कि इन 2 ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 रहेगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 रहेगा। लेकिन हम ये मान के नहीं चल सकते हैं कि रेजोनेंस का कंसेप्ट ही गलत है। क्यों? क्योंकि इतनी बात छोड़ दो कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 कैसे मिलेगा, मतलब बॉन्ड या तो 1 रहेगा या तो बॉन्ड 2 रहेंगे। बॉन्ड 1.5 कैसे हो सकता है? बॉन्ड 1.33 कैसे हो सकता है? बॉन्ड 1.75 कैसे हो सकता है? सही है ना? या तो बॉन्ड 1 रहेगा या तो बॉन्ड 2 रहेंगे या तो बॉन्ड 3 रहेंगे। 1.5 बॉन्ड का मतलब क्या है? 1.33 बॉन्ड का मतलब क्या होता है? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप इतनी बात को छोड़ दो तो बाकी सभी बातें ये रेजोनेंस का कंसेप्ट जो है वो क्लियर बताता है।
क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रेजोनेंस जो होता है वो हर बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और वही बातें एक्सप्लेन करता है जो रियल में पॉसिबल होती है या रियल में मिलती है। बस इतनी बात छोड़ दो। तो क्योंकि रियल में हमको ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। मतलब किसी ने पूछा कि सर O3 को हम लोग देखेंगे, सपोज देख लिया O3 को हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिया, तो क्या हमको ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा? तो इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला है कि वो ऐसे ही दिखेगा, बीच में डॉटेड लाइन रहेगी। सही है, इसका मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है। सो दिस इज कंप्लीटली अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। लेकिन ये थियोरेटिकल कंसेप्ट बहुत सारे जगह उनके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने का काम करता है, तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट गलत है। हाँ, कुछ बातें जरूर ये एक्सप्लेन नहीं करता है, उसका रीजन नहीं बताता है, लेकिन बाकी बातों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और इसलिए कभी कभी ऐसा कहा जाता है दिस रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। लेकिन रेजोनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए ये हमको ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रेजोनेंस, दिस इज अबाउट द। अभी हमको जो टॉपिक शुरू करना है उसको शुरू करने के पहले हमको कुछ बातें याद रखनी होगी थोड़ी सी। ठीक है, अब वो बातें क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अब हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था, याद है? डू यू नो इंटरफेरेंस? यस, इंटरफेरेंस के दो टाइप देखे थे हमने। एक देखा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या डिफरेंस था दोनों में? दोनों में ये डिफरेंस था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज होता है, फेज विल बी सेम। सही है, वेव का जो फेज होता है वो सेम होना चाहिए, या तो दोनों के दोनों क्रिस्ट में रहेंगे या तो दोनों के दोनों ट्रफ में हो रहेंगे। ठीक है, फेज सेम का मतलब इफ हम वेव की बात करते हैं तो दोनों के दोनों क्रिस्ट में होने चाहिए या तो दोनों के दोनों ट्रफ में होने चाहिए, तब जाके उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे या तो दोनों के दोनों नेगेटिव रहेंगे। मतलब यहां से हम वेव का ये मिड पॉइंट ड्रॉ करते हैं, यहां से हम वेव को पास करेंगे ऐसे, सो दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रफ। तो इफ हम इसको जीरो मानते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव साइड रहेगा, दिस विल बी नेगेटिव साइड। तो यहां से यहां तक हमारा पॉजिटिव साइड रहेगा, सो यहां से यहां तक हमारे लिए नेगेटिव साइड रहेगा। अब दो क्रिस्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव ज्वाइन करेंगे, तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कंस्ट्रक्टिव इज अ टाइप ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या लगता है यहां पे ये कंस्ट्रक्टिव जो रहेगा इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन। क्यों? या तो दो क्रिस्ट को ज्वाइन करो या तो दो ट्रफ को ज्वाइन करो। हाँ, यहाँ पे देखने में लगता है कि नेगेटिव और नेगेटिव को प्लस करते हैं, बट नेगेटिव और नेगेटिव का जो प्लस होता है मतलब उसको एडिशन ही बोलेंगे हम लोग। भले साइन विल बी नेगेटिव बट वो तो एडिशन ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव वाला जो होता है ये सब्ट्रैक्शन वाला होता है। ये कौन सा होता है? सब्ट्रैक्शन वाला। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे होता है फेज विल बी डिफरेंट। फेज विल बी डिफरेंट का मतलब होता है इफ एक वेव क्रिस्ट में आता है तो दूसरा ट्रफ में आएगा, पहला वाला ट्रफ में आता है दूसरा वाला क्रिस्ट में आएगा, तो ये दोनों के दोनों कंडीशन जो रहेंगे वो डिस्ट्रक्टिव रहेंगे। तो वेव को बनाने में कौन सा इफेक्ट ज्यादा काम आएगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव? वेव को बनाना है, सो विच इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर वेव, विच इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर वेव? वेव के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव?
अब वेव के लिए फेवरेबल कंडीशन देखना है तो वेव को बनाना है, और वेव को बनाना है तो वेव को बनाने के लिए दोनों का साइन जो रहेगा वो सेम होना चाहिए, और जब दोनों का साइन सेम रहेगा या तो दोनों के दोनों प्लस और प्लस रहेंगे या तो दोनों के दोनों माइनस और माइनस रहेंगे। इट मींस दैट वो क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव वाला जो रहेगा वो किसी काम में नहीं आएगा, कंस्ट्रक्टिव वाला जो रहेगा तो वही काम में आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अब बॉन्डिंग के टाइम पे ऐसे होता है, बॉन्डिंग के टाइम पे भी ऐसे होता है। बॉन्डिंग के टाइम पे ऐसा होता है जब दो वेव को हम लोग कंबाइन करते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग कंबाइन करते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करने के टाइम पे दो बातें वहां पे पॉसिबल है। या तो हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल को सेम फेज में लेके आएंगे। सेम फेज का मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल के पॉजिटिव और पॉजिटिव साइड सेम साइड में रहेंगे तो वो कंस्ट्रक्टिव का काम करेगा, और दूसरा जो रहेगा वो डिस्ट्रक्टिव का काम करेगा। ठीक है, इसको यूज कहां पे करते हैं वो बता देता हूं मैं। पहला जो कंसेप्ट यहाँ पे आता है वो आता है एओ। एओ का मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। एओ का मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहली बात एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब होता है ऑर्बिटल्स ऑफ एटम। दैट्स क्लियर। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब होता है ऑर्बिटल्स ऑफ एटम, तो इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं ऑर्बिटल्स ऑफ एटम। ठीक है, जैसे एक हाइड्रोजन के एटम्स है, एक हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स है, तो उस हाइड्रोजन के एटम्स ऑर्बिटल्स को बोलेंगे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, सेकंड जो होता है उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकंड वाले जो है उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब होता है ऑर्बिटल्स ऑफ मॉलिक्यूल, ऑर्बिटल्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सपोज मैं आपको पूछता हूं, मैं H के बारे में पूछा तो H के जो ऑर्बिटल्स रहेंगे उसको हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, और हम H2 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स रहेंगे इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो एक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो बोल सकते हैं एक एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं दैट इज कंसीडर्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दूसरे को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब होता ऐसे है एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इस एक हाइड्रोजन के पास जो ऑर्बिटल्स है उसको बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन के पास जो ऑर्बिटल्स है उसको बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, और जब दो हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा H2, और H2 को बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, एक हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल, और जब दो एटम्स के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो एक मॉलिक्यूल को बनाएंगे, और इस मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। सो दिस इज 1s ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सही है ना, 1s के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हमने दूसरा हाइड्रोजन लिया है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, और जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे जो H2 बनेगा, सो दिस इज 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज कंसीडर्ड एज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डिड यू गेट माय पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है? ये समझ में आ गया एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है। तो यहां से हम देख सकते हैं व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस विद ईच अदर दे आर कन्वर्टेड इनटू अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने का जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसे, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एलकाओ, ठीक है। एलकाओ का मतलब क्या होता है? एल स्टैंड फॉर लीनियर, सी स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, ए स्टैंड फॉर एटॉमिक, O स्टैंड फॉर ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बोला है, मतलब इट मस्ट बी एडिशन, ये एडिशन जैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे? दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे। अब जब ये दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो इनके ऑर्बिटल जो रहेंगे, एटम के ऑर्बिटल वो भी कंबाइन होंगे। अब मैं आपको पूछता हूं कि दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट एटम, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये उसका s ऑर्बिटल है फर्स्ट हाइड्रोजन का, ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सो वन इलेक्ट्रॉन इज हियर। सेकंड थिंग, यहां पे हमने दूसरा H का ऑर्बिटल ड्रॉ किया है एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज न्यूक्लियस, और साथ में हमने यहाँ पे ऑर्बिटल को ड्रॉ किया है, दोनों साथ में है। इसको हम देखते हैं तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के टाइम पे ये दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे के पास आएंगे। जब दोनों के दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये दूसरा न्यूक्लियस है, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया है, वो एक दूसरे के पास आने की वजह से यहाँ पे उनका ओवरलैपिंग हुआ है, यहाँ पे इनका ओवरलैपिंग हुआ है। जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ओवरलैपिंग करने के टाइम पे इफ ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आते हैं, सो वन विल बी क्लॉकवाइज एंड सेकंड विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से एक प्लस हाफ है और दूसरा माइनस हाफ है। इफ दोनों के दोनों प्लस हाफ रहेंगे, दोनों के दोनों प्लस हाफ रहेंगे तो देयर विल बी रिपल्शन और अट्रैक्शन। इफ दोनों के दोनों प्लस हाफ रहेंगे, इफ दोनों के दोनों क्लॉकवाइज रहेंगे तो वहां पे अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? रिपल्शन। इफ वन विल बी क्लॉकवाइज एंड सेकंड विल बी एंटी क्लॉकवाइज तो वहां पे अट्रैक्शन नहीं होगा, वहां पे रिपल्शन होगा। बोथ विल बी क्लॉकवाइज, रिपल्शन, वन विल बी क्लॉकवाइज, सेकंड विल बी एंटी क्लॉकवाइज, तो इट विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। अब ये दोनों न्यूक्लियस पास में है। जब दो न्यूक्लियस पास, मतलब दो एटम एक दूसरे के पास आएंगे, सो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? डिस्टेंस विल डिक्रीज, कम होगा ना। और जब डिस्टेंस कम होगा तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा। अब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन है, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके बीच में, मतलब ऐसा हो गया। इफ हम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देते हैं, पेन मतलब इलेक्ट्रॉन, सो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दोनों न्यूक्लियस के बीच में खड़े हो गए। तो ये बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन बढ़ाएंगे या कम करेंगे? क्या लगता है? ये बीच के दो न्यूक्लियस है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये दो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन बढ़ाएंगे या कम करेंगे? क्या लगता है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? ओके, फिर से बताता हूं मैं, ठीक है। कंडीशन क्या है? पॉजिटिव और पॉजिटिव दो लोग हैं यहाँ पे, सेम चार्ज है तो रिपल्शन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये A बैठा हुआ है और यहाँ पे B है, इन दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनती है। अब ये जितने एक दूसरे के पास आएंगे उतना रिपल्शन बढ़ेगा दोनों के बीच में, और जितना रिपल्शन बढ़ेगा उतना स्टेबिलिटी कम हो जाएगा।
तो जितने ये पास आएंगे उतना इन दोनों के बीच का रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। तो ये दोनों पास आने चाहिए या नहीं आने चाहिए स्टेबिलिटी बढ़ाने के हिसाब से? तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के हिसाब से ए और बी एक दूसरे के पास आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए। फिर भी वो यहाँ पे है, इसका मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिपल्शन रहेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिपल्शन रहेगा। अब क्या करते हैं, हम यहां पे सी को बिठाते हैं। किसको बिठाते हैं? सी को। तो ये सी बीच में आने की वजह से ए और बी के बीच का रिपल्शन बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? इफ हम बीच में सी को बिठाते हैं तो सी को बिठाने की वजह से रिपल्शन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। और इफ रिपल्शन विल बी लेस, स्टेबिलिटी विल बी मोर। सही है ना? एक लाइन लिख के दिया था मैंने, जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होता है, और स्टेबिलिटी कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगा, बिकॉज स्टेबिलिटी एंड एनर्जी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उसका एनर्जी उतना ही कम रहेगा। तो ये सी के आने की वजह से इन दोनों के बीच का रिपल्शन कम हुआ है। ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सही नहीं, इट मींस दो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन है। सही है ना? अब उनके बीच में इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, मैंने दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दिया है। तो दो न्यूक्लियस के एग्जैक्टली बीच में कौन प्रेजेंट है? दो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन बढ़ाएंगे या कम करेंगे? तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो दो न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे? रिपल्शन को बढ़ाएंगे या रिपल्शन को कम करेंगे? रिपल्शन को कम करेंगे, और रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है? समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहते हैं, दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहते हैं। इसका मतलब दिस इज फेवरेबल कंडीशन फॉर बॉन्डिंग और अनफेवरेबल। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं इन बिटवीन द न्यूक्लियस, तो रिपल्शन कम रहेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। सो दिस इज फेवरेबल कंडीशन, इज इट? सो दिस इज फेवरेबल कंडीशन। इफ हम इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं रखते हैं, एक का इलेक्ट्रॉन यहां रखते हैं और दूसरे का इलेक्ट्रॉन यहां रखते हैं, सो दिस इज फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन। दिस इज फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। दिस इज अनफेवरेबल कंडीशन। इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बचता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में रहेंगे या तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। इफ बोथ इलेक्ट्रॉन इज इन बिटवीन द न्यूक्लियस, इट इज अ फेवरेबल कंडीशन। इफ ये अवे रहते हैं सो इट विल बी अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो पॉसिबिलिटी है, वन इज अ फेवरेबल कंडीशन एंड सेकंड विल बी अनफेवरेबल कंडीशन। डिड यू गेट माय पॉइंट? डिड यू गेट माय पॉइंट? तो एटॉमिक ऑर्बिटल से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? क्लियर? इफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन पेयर्ड कंडीशन, तो उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई रिपल्शन नहीं रहेगा। ओके, सो पोजीशन बोथ आर पॉसिबल, बोथ पोजीशंस आर पॉसिबल। मतलब ये ऐसा हुआ कि यहाँ पे ए और बी के बीच में रिपल्शन है और यहाँ पे हमको सी और डी को बिठाना है। अब डिपेंड करता है कि सी और डी कैसे बैठते हैं। इफ ए, सी, डी और बी ऐसा है, मतलब सी एंड डी है वो इन बिटवीन द ए एंड बी बैठते हैं, सो दिस इज अ फेवरेबल कंडीशन। कभी ऐसा होता है ये ए और बी पास पास में है, सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, सो दिस विल बी अनफेवरेबल कंडीशन। तो जब पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं तो दोनों के दोनों पॉसिबल है, ठीक है? पॉसिबल दोनों है।
लेकिन जो फेवरेबल वाला रहेगा ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, इट विल बी मोर स्टेबल, और अनफेवरेबल वाला जो रहेगा वो कैसा रहेगा, लेस स्टेबल। अनफेवरेबल वाला कैसा रहेगा, लेस स्टेबल। और जो ज्यादा स्टेबल रहेगा उसका एनर्जी कैसा रहेगा, जो ज्यादा स्टेबल रहेगा उसका एनर्जी कैसे रहेगा, उसका एनर्जी स्टेबिलिटी एंड एनर्जी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मोर स्टेबल लेस एनर्जी, दिस इज लेस स्टेबल मोर एनर्जी। ठीक है, अब आप ये मत सोचो कि सर यहां पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, इस पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, लेकिन इस थ्योरी को यूज करके हमको एक थ्योरी पढ़ना है। तो ये इंट्रोडक्शन है उस थ्योरी का, ये समझ में आएगा तो वो थ्योरी समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये जस्ट बेसिक है। जैसे स्टार्टिंग में हमने रेजोनेंस देखा था, लग रहा था कि बहुत बड़ा काम है, बाद में लगा कि बहुत सिंपल है, सेम यहाँ पे है। ठीक है, सो टू पॉसिबिलिटीज, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, कब, यहाँ पे। वैसे ही जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो क्या ये एक एटम है, ये भी एक एटम है, ये मॉलिक्यूल है, तो एटम से जब मॉलिक्यूल बनेगा तो उसके बीच में बॉन्ड बनेगा, सही है ना। एटम जब कंबाइन होंगे, H और H कंबाइन होंगे, जब H2 बनेगा तो वहां पे क्या होना चाहिए, बॉन्ड बनना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा ये डिपेंड कैसे करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस होते हैं, मतलब फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से जाते हैं, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। इफ हम अनफेवरेबल कंडीशन के हिसाब से जाते हैं तो इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जो फेवरेबल कंडीशन होती है इसको बोलते हैं बॉन्डिंग कंडीशन। क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग कंडीशन। बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड बन सकता है। बॉन्डिंग बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली अपोजिट है। फिर से बोल रहा हूं, बॉन्डिंग होने के लिए, फेवरेबल कंडीशन होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियस के बीच में होने चाहिए। यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली अपोजिट साइड में है, मतलब जैसा हमने सोचा था उसका एग्जैक्टली अपोजिट साइड है, तो ये बॉन्डिंग बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। समझे बात को, ठीक है। हम पॉसिबिलिटीज के हिसाब से जा रहे हैं, हम किसके हिसाब से जा रहे हैं, पॉसिबिलिटीज के हिसाब से। और यहाँ पे हम बस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में सोचते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप का नेचर शो करते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल को बोला है बॉन्डिंग, अनफेवरेबल को बोला है एंटी बॉन्डिंग। अनफेवरेबल को एंटी बॉन्डिंग क्यों बोला है, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए जो कंडीशन होने चाहिए उसके एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन है। और ये सब बताने का काम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट बताने का काम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नेचर बताने के काम जो करता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमको एटॉमिक ऑर्बिटल का काम नहीं आएगा, हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का काम आएगा। समझे बात को, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एटम्स के ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप का नेचर शो करते हैं, वन विल बी फेवरेबल, सेकंड विल बी अनफेवरेबल। फेवरेबल को बोलेंगे बॉन्डिंग कंडीशन, अनफेवरेबल को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग कंडीशन। और इन कंडीशन को बताने का काम करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। डिड यू गेट माय पॉइंट। तो यहां से हमने ये देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो क्या कहना चाहती है, ठीक है, वो देखेंगे। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो क्या कहना चाहती है, पहले वो देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एल्काउ। क्या बोलेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एल्काउ। सेकंड पॉइंट ये बताता है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो n का मतलब होता है नंबर्स, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे, जैसे एक हाइड्रोजन के पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, सो दिस इज वन हाइड्रोजन जिसके पास वन एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा एटॉमिक हाइड्रोजन जिसके पास वन एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो जब ये H2 बनेगा तो H2 के पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे, H2 के पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है। इसके पास कौन सा था? s ऑर्बिटल। इसके पास कौन सा था? s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? s और s रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स रहेंगे वो दो s ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे s और s के बीच में क्या हो रहा है? बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है? S और S के बीच में। और S और S के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा और पाई। S और S के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा और पाई। तो हमने इनिशियली देखा था इफ S और S ऑर्बिटल होता है सो देयर विल बी सिग्मा बॉन्ड, इफ PZ और PZ होता है सो देयर विल बी सिग्मा बॉन्ड, और बाकी PY प्लस PY जो होते हैं वो जनरली पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही Px और Px जो होता है ये भी पाई बॉन्ड बनाते हैं। इफ हम S और P की बात करते हैं तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो जब हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, हम वहां पे इस प्रकार से देखते हैं। क्लियर? ओके, ओके है। ओके, तो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अब जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे उनमें से n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, तो n/2 जो रहेंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेंगे, और n/2 जो रहेंगे वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेंगे। हो गया? ठीक है। तो क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेकंड इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो बॉन्ड बनाते हैं, और इसीलिए उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे को हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ओके, ओके, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, वन विल बी बॉन्डिंग एंड सेकंड विल बी एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब A एंड C बोथ आर एटॉमिक ऑर्बिटल। अब B और D में से किसका एनर्जी कम है? B और D में से किसका एनर्जी कम है? तो B और D में से B का एनर्जी कम है और D का एनर्जी ज्यादा है। सो किसका एनर्जी कम होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो ये होना चाहिए
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस विल बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये जो बॉन्डिंग हो रहा है, ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ये s और s ऑर्बिटल की वजह से हो रहा है। तो s और s हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, दिस विल बी सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, सिग्मा 1s, इसको बोला है सिग्मा स्टार 1s। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग। सो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल इज 2, टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर 2, 2 में से 1 विल बी बॉन्डिंग एंड 1 विल बी एंटी बॉन्डिंग, 1 विल बी बॉन्डिंग, 1 विल बी एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ये दोनों के दोनों किसके वजह से है, s के वजह से। और कौन सा s है, 1s और 1s। तो ये रहेगा सिग्मा 1s, दिस विल बी सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो ऐसे होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है।